लेकिन उन सरकारों ने उनके भविष्य के लिए काम ना कर बल्कि उनको मजदूर और खासकर मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि अडानी अंबानी के नौकर बनाने का काम किया है। और अब जिस बच्चे को आज शिक्षा मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, उनको विद्यालयों में ना भेजकर, कॉलेज में ना भेजकर, रोजगार पर ना भेजकर उनको आज आरएसएस की शाखाओं में भेजने का काम किया जा रहा है। आज उनको सांप्रदायिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। आज उनको जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। आज उन्हें भगवा पटके पहनकर मस्जिदों में भगवा झंडा लहराने के लिए, पत्थरबाजी करने के लिए, आंदोलन करने 2022 में चुनाव आते हैं तो वहां पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल तक जो 3 कानूनों के फायदे गिना रहे थे वो ये कहकर वापस ले लेते हैं कि किसानों को वो कानून समझ में नहीं आए, मैं क्षमा मांगता हूं, मुझसे गलती हो गई है, और ये कहकर तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए। और उसके बाद नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, जब पूरा देश आग में जल रहा है तो उस समय कहीं ना कहीं जरूरत होती है बहुत बड़े स्तर पर शांति को स्थापित करने की। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि शांति स्थापित होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि आए दिन बसों में, ट्रेनों में, कारों में और सड़कों पर, यहाँ तक कि पुलिस थानों में और चौकियों में भी आग लगाई जा रही है। इसी से आप समझ सकते हैं कि आखिर इस देश में धर्म की जो आग है, इसको मैं धर्म की आग नहीं कहूँगी, बल्कि इसको मैं सांप्रदायिकता की आग कहूँगी, जो आज इतने बड़े स्तर पर जो सरकारी संसाधन है उनका नुकसान करने पे तुली हुई है। लेकिन इसमें सोचना पड़ेगा आखिर सरकार को भी कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या चाहती है, सरकार किस प्रक्रिया के तहत इस तरह की जो योजनाएं हैं उनको लाना चाहती है। साथियों, जो मैं बात करूंगी जिस तरह से अग्निपथ या अग्निवीर योजना जो सरकार का एक प्रोजेक्ट है, वो 4 साल के लिए जो सैनिक है उनको संविदा पर लेकर आई है। लेकिन इस संविदा के कॉन्सेप्ट ने जो युवा है उसके दिलों में आग लगाकर रख दिया, और इतने बड़े स्तर पर युवा आज क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे हैं कि वो सरकारी संपत्ति, वो संपत्ति जिसको कि वो टैक्स देकर अपनी गाड़ी खून कमाई पसीने से तैयार करते हैं, आज उस संपत्ति में आग लगाने के लिए मजबूर है। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है ये भी हमें भली भांति समझना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर सवाल करते हैं जब सरकार इस तरह की कोई भी योजना लेकर आती है तो सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी होती है। सरकार को जो व्यक्ति चुनता है, जो वोटर्स चुनते हैं, जो जनता चुनती है, वो अपने हक अधिकार, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए चुनती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 8-10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी स्थापित है, अगर मैं बात करूं साथियों पिछले दिनों में, अगर मैं आपको लेकर चलना चाहूं, मैं बात करूंगी यहां पर एनआरसी मुद्दे को लेकर। जिस तरह से सरकार एनआरसी और सीए लेकर आई, मुसलमानों को बिल्कुल भी रास नहीं आया। अगर मैं मुसलमानों को छोड़ दूं, जो हिंदू लोग थे या जितने भी सांप्रदायिकता के लोग भारत में रह रहे हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग, उनको भी ये कानून रास नहीं आया। लेकिन सरकार ने उसके बहुत सारे फायदे गिनाए। लेकिन जब देखा सरकार ने कि जनता आंदोलन करने से पीछे नहीं हट रही है और लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर इस एनआरसी के मुद्दे को उठाया और भारत की सीमाओं से निकलकर ये मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा बना, और विदेशों से भी इस मुद्दे को लेकर, इस कानून को लेकर लगातार मांग उठने लगी कि जो सरकार कानून लेकर आई है वो जनता के हित में नहीं है, और पर्टिकुलर विशेष एक धर्म को लेकर टारगेट किया, जिससे कि बहुत बड़े सांप्रदायिकता या धर्म की मैं बात करूं तो उनकी भावनाओं आहत हुई। उसके बाद साथियों हम देखते कि उसी के तुरंत बाद लॉकडाउन लग जाता है, और फिर उसमें एक ऐसा कानून आता है जो कि इस देश में पल रहे और जिस तरह से जिस लोगों का अन्न खाकर हम अपने जीवन को सुरक्षित करते हैं, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ किसानों को। जी हाँ, वही किसान जिनके लिए सरकार ने 3 कृषि काले कानून पास किए, ये किसानों का कहना था। सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर इसके फायदे गिनाए, बहुत लुभावने अवसर इसमें दिखाए, लेकिन जो भारत के किसान थे उनको ना तो उनके लुभावने वादे काम करते नजर आए और ना ही वो 3 कृषि कानून किसानों को पसंद आए। और इसी के मद्देनजर किसानों ने बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया। और साथियों, आंदोलन जब दिल्ली की सड़कों से निकला तो क्या गाजीपुर बॉर्डर, क्या सिंघू बॉर्डर, क्या टी बॉर्डर, क्या शाहजहाँपुर बॉर्डर, चारों तरफ भारत के हर कोने में किसान आंदोलन को लेकर एक मजबूती खड़ी हुई, और लगातार किसान तपतपाती गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, ठंड में लगातार सड़कों पर उतरे रहे। और साथियों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश 2022 में चुनाव आते हैं तो वहाँ पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल तक जो 3 कानूनों के फायदे गिना रहे थे वो ये कहकर वापस ले लेते हैं कि किसानों को वो कानून समझ में नहीं आए, मैं क्षमा मांगता हूं, मुझसे गलती हो गई है, और ये कहकर तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए। और उसके बाद साथियों क्या होता है, अभी कुछ दिन पहले
चंद महीनों की ही बात है कि जिस तरह से पूरे देश में आरएसएस या बीजेपी जिस तरह से धर्म का पाठ पढ़ा रही है, सांप्रदायिकता की क्लासें लगा रही है, जिस बच्चे को आज शिक्षा मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, उनको विद्यालयों में ना भेजकर, कॉलेज में ना भेजकर, रोजगार पर ना भेजकर उनको आज आरएसएस की शाखाओं में भेजने का काम किया जा रहा है। आज उनको सांप्रदायिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, आज उनको जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया जा रहा है, आज उन्हें भगवा पटके पहनकर मस्जिदों में भगवा झंडा लहराने के लिए, पत्थरबाजी करने के लिए, आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आखिर ये कैसा भारत है? क्या इस भारत की जो कल्पना है या इस भारत के लिए जो सपने इस देश के सूरवीर लोगों ने सोचे थे, क्या वो भारत आज ऐसा है? शायद मेरी दृष्टि से तो बिल्कुल नहीं। और साथ ही ये ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है उसका मामला भी शांत भी नहीं हुआ था, और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निकल कर आते हैं, साइंटिफिक आधार पर बात करते हैं और एक स्टेटमेंट देते हैं, और उसी स्टेटमेंट पर एक बहुत बड़े वर्ग जो कि हिंदू धर्म है उसकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। और आहत ही नहीं होती, वो इतने आग बबूला हो जाते हैं कि उस प्रोफेसर रतन लाल पर वो एफआईआर दर्ज करा देते हैं, और एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन साथियों, उनको जमानत मिलती है, और उसी के बाद एक और प्रकरण ऐसा शुरू होता है जो इस पूरे देश में आग लगा कर रख देता है। खासकर मैं बात करूंगी यहाँ पर नुपुर शर्मा की, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, जिसने कि बड़े ज्वलंत मुद्दे से और एक हीन भावना रखते हुए जिस तरह से मोहम्मद पैगंबर के लिए जो स्टेटमेंट कही वो किसी से छुपी नहीं हुई। और इस स्टेटमेंट से एक बहुत बड़े विशेष वर्ग की भावनाएं आहत हुई, क्योंकि भारत देश एक ऐसा है जिसमें भावना का खेल बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है आज के वर्तमान युग में। चाहे मैं हिंदू की बात करूं, मुसलमान की बात करूं, सिख की बात करूं, बौद्धों की बात करूं, जैनों की बात करूं, मैं किसी की भी बात कर लूं, लेकिन भावना का जो प्रकरण है आज वो उबाल पर चढ़ा हुआ है। और साथियों, इतना ही नहीं, जिस तरह से हमने देखा, जिस तरह से नुपुर शर्मा की जो स्टेटमेंट आती है, कानपुर में बहुत बड़े स्तर पर दंगे होते हैं, लाठीचार्ज होते हैं, मुसलमानों को दिन दहाड़े मारा जाता है, पीटा जाता है, और बहुत सारे लोगों पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ये आंदोलन इतना मजबूत होता है कि भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर विश्व में मांग उठने लगती है कि अरेस्ट नुपुर शर्मा। पूरे विश्व में आवाज़ उठने लगती है कि जो नुपुर शर्मा है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, उसको अरेस्ट किया जाए या उसको सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाए। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी या प्रशासन, कानून, न्यायपालिका, विधान पालिका, कार्यपालिका सभी चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति सामने निकल कर नहीं आता कि जो इस प्रकरण को संज्ञान में ले और इस पर कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि ये मामला इतना तूल पकड़ गया कि आए दिन बहुत सारे संगठनों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और पूरे विश्व में मांग उठने लगी, और पूरे विश्व में बहुत सारी जो कंट्रीज है, खासकर मैं अरब कंट्रीज की बात करूंगी, उन्होंने भारत के सामान का बहिष्कार किया, और बहिष्कार ही नहीं किया बल्कि उसको अपने मोल से निकालकर बड़े स्तर पर आग के हवाले करने का काम किया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस देश में भावनाओं का खेल मचा हुआ है। और साथ ही ये मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ था, इसी कड़ी में एक और मुद्दा ऐसा गरमाता है। खासकर इसमें मैं बात करूंगी केंद्र सरकार की, जिस तरह से केंद्र सरकार जो एक योजना लेकर आई, अग्निपथ, अग्निवीर योजना, इस योजना ने तो सारा का सारा खेल ही पलट कर रख दिया। अगर मैं अपना एनालाइजेशन करूं तो मैं ये कह सकती हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, उसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन छिड़े हुए थे, और उसी आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए उसको दबाने का प्रयास करते हुए सरकार ने एक ये नई योजना लागू कर दी, जिस योजना से लोग रुष्ट होकर, खासकर आज का युवा जो ये चाहता है कि हम सरकार चुनते हैं तो सरकार हमारे भले के लिए काम करेगी, हमारे भविष्य के लिए काम करेगी, लेकिन उन सरकारों ने उनके भविष्य के लिए काम ना कर बल्कि उनको मजदूर, और खासकर मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि अडानी अंबानी के नौकर बनाने का काम किया है। और आप देख रहे हैं कि आज पूरे देश में आग लगी हुई है, सरकारी संपत्तियां नष्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं देश के युवाओं से भी अपील करना चाहती हूँ कि अगर आपको सही रूप में इस तरह की जो गंदी मानसिकता है जो आप कह रहे हैं, अगर उसको खत्म करना है तो आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन लड़ाई के लिए साथियों आपको संगठित होना पड़ेगा, अनुशासित तरीके से लड़ना पड़ेगा, और जो भी सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि ये संपत्ति किसी सरकार की नहीं, किसी नेता की नहीं, किसी मंत्री की नहीं है, किसी प्रधानमंत्री की नहीं है, बल्कि ये संपत्ति आपकी खुद की कमाई की संपत्ति, आपके गाढ़े खून पसीने की कमाई हुई संपत्ति है। तो
आपका दायित्व बनता है इस संपत्ति को सुरक्षित रखें और अनुशासित तरीके से आंदोलन करें, क्योंकि ये सरकार लगातार ऐसे कानून लेकर आएगी, ऐसी योजनाएं लेकर आएगी। और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी साथियों, खासकर आप युवाओं के लिए, आप ही वो थे जो रात दिन चिल्ला रहे थे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो आज आपका दायित्व बनता है कि इस मोदी सरकार को आने वाले चुनाव में किस तरह से उखाड़ कर फेंकना है और किस तरह से मजबूती के साथ में अपनी एकता का परिचय देते हुए इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है। लेकिन फिर वही बात कहूँगी कि अनुशासन में रहकर, सभ्य तरीके से रहकर और हिंसा से बिल्कुल दूर रहकर ऐसे आंदोलनों को आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।